नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। पूर्व में हम मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह जो परिवर्तन है, राशि परिवर्तन, इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन दो तीन चीज़ें हैं। अभी आपको यह भी देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में महादशा और अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, उसका भी एक प्रभाव होता है। इसके अलावा योगिनी दशा, यानी आपके जीवन में ज्योतिष से संबंधित बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव होता है। हाँ, गोचर का विचार हम चंद्रमा की स्थिति से करते हैं। जैसे आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ स्थित है, वहाँ से आप काउंट करेंगे कि राहु और केतु किस भाव में आ रहे हैं, इसका ध्यान रखना। हाँ, इसका भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सभी चीज़ों का मिला करके एक पूरा प्रभाव जो हम लोग पूर्ण फलादेश करते हैं, वो सभी चीज़ों को मिला करके करते हैं। तो अब हम चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं तुला राशि से। जैसा कि मैंने कहा था कि शुरू में हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रभाव होगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको हर राशि के लिए क्या उपाय हैं जो करके आप इस राशि परिवर्तन का बेहतर लाभ ले सकते हैं। तो देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए मैं बात करूं तो तुला राशि के लिए ये जो राशि परिवर्तन है, राहु मेष राशि में सप्तम भाव में होंगे, तो वहीं केतु आपके लग्न में होंगे। अब लग्न में केतु के होने से क्या होगा? जब लग्न में केतु आएंगे तो ये आपके मन मस्तिष्क को भ्रमित करेंगे। केतु भ्रम है, एक बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। केतु क्या है? भ्रम। राहु के पास सिर है, वह देख सकता है, लेकिन केतु धड़ है, वह सिर्फ और सिर्फ आकलन लगाता है। इसीलिए स्पेकुलेशन के मामले में केतु को कई बार राहु से बेहतर नतीजों को देते हुए देखा गया है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो जो सप्तम भाव में राहु है, राहु किसकी राशि में है? मेष राशि की, मेष राशि में है। और मेष राशि मंगल की राशि है, और राहु और मंगल में शत्रुता है। और ये जो सप्तम भाव होता है वो विवाह का स्थान होता है। तो यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में राहु की यह स्थिति आपके जीवन साथी से मतभेद दे सकती है। इसके अलावा आपको अपने पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। वही लग्न पर राहु की दृष्टि आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बाधक है। लेकिन तुला राशि के लिए मंगल धनेश भी होते हैं, तो अगर मंगल की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी हुई तो यह दशा आपको धन लाभ भी देगी, लेकिन धन लाभ से ज़्यादा मानसिक परेशानी और मानसिक चिंता में आप इतने ग्रस्त रहेंगे कि धन और आर्थिक गतिविधियों की तरफ, आर्थिक दृष्टिकोण की तरफ आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राहु की दृष्टि जब सप्तम भाव में राहु होंगे तो उनकी दृष्टि लाभ भाव पर भी जाएगी। अब लाभ भाव में तुला राशि के लिए सूर्य की राशि आती है, तो कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा इस गोचर में राहु के, जो कि 12 अप्रैल से हो रहा है, कि आपको कई बार ऐसा लगेगा कि लाभ होते होते काम जो है वह रुक जा रहा है। तो इस स्थिति को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो मानसिक तौर पर आप बहुत परेशान रहने वाले हैं इस दशा में। लाभ के कुछ मार्ग अवश्य बनेंगे, धन लाभ की संभावनाएं बनेंगी। एक सलाह है आपके लिए कि अपने इर्द गिर्द भ्रम का आवरण मत बनने दीजिएगा। लग्न में केतु मैंने देखा है, अगर लग्न में केतु स्थित होते हैं तो जातक के मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल आने लगते हैं जिसका वास्तविकता से कोई बोध नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। तो इनके लिए यह राशि परिवर्तन मेष राशि छठे भाव में आती है और केतु जा रहे हैं द्वादश भाव में। ये एक अच्छी स्थिति है। वृश्चिक राशि के जो स्पेशली जो विद्यार्थी हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये स्थिति बहुत अच्छी। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिल सकती है। आप अपने विरोधियों पर हावी रह सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो आप उस रोग से जीत सकते हैं। यदि आपका कोई कर्ज है तो आप उस कर्ज को दूर भी कर सकते हैं। पर इसके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है। मंगल की स्थिति तय करेगी कि आपको कितने अच्छी मात्रा में शुभ फल मिलने वाले हैं। तो वहीं केतु की द्वादश भाव में स्थिति की वजह से आपके मन में धर्म, आध्यात्म, पूजा पाठ, इनके प्रति भी आपके मन में एक सहज रुचि पैदा होगी।
तो वहीं अगर जन्म कुंडली में आपके मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत मेहनत के बाद भी आप पाएंगे कि आपको उस अनुरूप सफलता नहीं मिल पा रही है। यह भी एक स्थिति मुझे बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर मैं वृश्चिक राशि की बात करूं तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु की जो दृष्टि है पंचम दृष्टि वह दशम भाव पर जाएगी। अगर जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति बली हुई और मंगल की स्थिति बली हुई तो निसंदेह आप इस समय में सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में रहिए राहु कंपटीशन के कारक हैं। हालांकि दृष्टि की राहु की शुभ नहीं होती, पर अगर सूर्य बली हैं तो राहु अपनी दिशा में आपके विरोधियों को पराजित करने में मदद करेंगे। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि छठा भाव का भी अपना एक अलग महत्व है और बड़ा ज़्यादा महत्व है आज के समय में, क्योंकि दशम भाव से नवम होता है और यह कर्म का भाग्य बनता है। तो कर्म का भाग्य बनता है तो निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि ये स्थिति आपके लिए अनुकूल है। हाँ, अगर मंगल जन्म कुंडली में आपके कमज़ोर हुए तो रोग बीमारी और शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उपाय वीडियो के अंत में लेकर आऊँगा। धनु राशि के बारे में देखिए, अगर धनु राशि की बात की जाए तो राहु आ रहे हैं पंचम भाव में और केतु आ रहे हैं लाभ भाव में। तो केतु की स्थिति तो बहुत अच्छी है और राहु जब पंचम भाव में आ रहे हैं तो पंचम भाव क्या दर्शाता है? पंचम भाव आपका बुद्धि, विवेक और पंचम भाव से मनोरंजन को भी जोड़ के देखते हैं, प्रेम को भी जोड़ करके देखते हैं और सट्टेबाजी को भी जोड़ करके देखते हैं। संतान भाव तो है ही। तब यहाँ राहु इतनी सारी चीज़ों में आपको कैसा फल देने वाले हैं तो बहुत सारी स्थिति तो डिपेंड कर जाएगी मंगल के पोजीशन पर, क्योंकि मंगल आपके पंचमेश और त्रिकोणेश होकर के आपकी जन्म कुंडली के एक अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। अब यहाँ पर अगर राहु पर गुरु की दृष्टि आ गई, जो कि प्रतीत हो नहीं रही, क्योंकि गुरु अभी आपके गोचर, मैं यहाँ पे गोचर कुंडली की बात कर रहा हूँ। गोचर कुंडली में गुरु आपके अभी कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। धनु राशि वालों के सभी राशियों के लिए कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मीन राशि पर गुरु भी आने ही वाले हैं। तो मीन राशि में गुरु आएंगे तो आपके लिए स्थिति बेहतर होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव पर गुरु का प्रभाव है तो लग्न से भी देख सकते हैं, लाभ भाव से भी देख सकते हैं। तो राहु की यह जो गोचर है धनु राशि के लिए, आपको सट्टेबाजी से लाभ, अचानक आपको धन की प्राप्ति, इन शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अचानक से आप पर लक्ष्मी की कृपा हो जाना, धन आगमन के मार्ग खुलना, लाभ में केतु भी हैं तो धन और लाभ के मार्ग जो है प्रशस्त होना। अगर शुक्र जन्म कुंडली में आपके अच्छे हैं तो केतु आपको बहुत लाभ दे सकते हैं। पर अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल और गुरु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो उस समय क्या होगा? उस समय परेशानी आ जाएगी। संतान से आपको अनबन हो सकती है या संतान आपकी बात नहीं मानेगी, जिसकी वजह से आपको चिढ़ होगी। अगर आप प्रेम प्रसंग में है तो प्रेम प्रसंग के टूटने का खतरा है, टूटने का भय है। तो वही अगर मैं बात करूं तो पंचम भाव में राहु स्थित होकर के आपको बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं, क्योंकि भाव बुद्धि का भाव है। कई बार आपका जो डिसीजन होगा वो लॉजिकल नहीं होगा, कई बार आप इलॉजिकल डिसीजंस ले लेंगे और इलॉजिकल डिसीजंस की वजह से आप परेशान रहेंगे। तो कई बार आपको लगेगा कि मेरा ये जो जीवन है वह किस रास्ते जा रहा है, यानी आपकी बुद्धि पर पूर्ण रूप से राहु का एक कब्जा हो जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने कर्मों के द्वारा जब भी आपको इल्यूजन हो, मति भ्रम हो या आप भ्रम की स्थिति में जाएं, उस समय आपको ध्यान रखना है कि मुझे कैसे इससे बाहर निकलना है। इससे बाहर कैसे निकलना है इसका रास्ता मैं बताऊंगा। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह शुभ हैं तो पंचम राहु में मैंने बहुत लाभ होते भी देखा है, स्पेशली स्टॉक मार्केट से, सट्टा से, या अचानक कोई जॉब लग जाना जिसकी आपने उम्मीद ना की हो। यह भी एक अनुकूल स्थिति बनती है और अवश्यमेव बनती है जब राहु पंचम भाव में होते हैं। हाँ, यहाँ पर एक दिक्कत बस ये हो गई कि राहु जो मंगल की राशि पर चले गए और मंगल और राहु में क्या है? शत्रुता है। अब आ जाते हैं बात मकर राशि। देखिए, निसंदेह जैसे मैंने कन्या राशि के लिए कहा था वैसे ही मैं मकर राशि के लिए भी कहूँगा। मकर राशि के जातक वाकई बहुत परेशान है। 7.5 का दूसरा चरण, जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं और शनि और चंद्रमा का संबंध नहीं बन रहा है, उनको तो लाभ भी होगा, लेकिन अधिकांश जो मकर राशि के जातक हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत परेशानी में उनका जीवन गुजर रहा है। और वो सिर्फ इसलिए कि शनि की 7.5 अब यहाँ पर थोड़ी सी, अगर मैं कहूँ कि परेशानी बढ़ने वाली है तो मुझे भी अच्छा तो नहीं लग रहा कहने में, क्योंकि मकर राशि के जातक परेशान है, और जो सत्य है वह कहना पड़ेगा। क्योंकि राहु कहाँ आ रहे हैं?
राहु आपके सुख भाव में आ रहे हैं, सुख, और वैसे भी अभी आप सुखी हैं नहीं। अधिकांश लोग, सबकी बात मैं नहीं कर रहा, अधिकांश लोग बहुत परेशान हैं मानसिक रूप से, घर में भी परेशान है, घर में जो वातावरण है वो भी उनको परेशान किए हुए, ऑफिस का वातावरण अलग परेशान किए हुए, जो लोग व्यवसाय या बिजनेस कर रहे हैं उसमें से भी अधिकांश लोग परेशान हैं। अब अगर मैं बात करूं चतुर्थ भाव में जो राहु आ रहे हैं आपके, अब चतुर्थ भाव में ये राहु आकर के आपको मित्र के भाव में, जनता के भाव में, सुख के भाव में आ रहे हैं, तो वहीं दशम भाव में केतु आ रहे हैं। अब आपका धैर्य जो है थोड़ा सा डगमगाएगा, लेकिन जब उजाला होने वाला होता है, सवेरा होने वाला होता है, तो रात और गहरी होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। हो सकता है तो मित्र आपको धोखा दे दें, क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु है। जनता में आपकी इमेज भी डिग्रेड हो सकती है, पर चिंता तनिक मत कीजिएगा, लेश मात्र भी ना कीजिएगा। उपाय बताऊंगा, और अगर आपने वो उपाय कर लिए तो आपका जीवन, इस आपका जो ये दशा काल है, जो राहु का 1.5 वर्षों का जो ये गोचर है मेष राशि में, उसको भी आप, जैसे अभी तक आपने जितनी परेशानियों को हंसते मुस्कुराते धैर्य और सहनशीलता के साथ झेला है, आप इस दशा को भी झेल जाएंगे। पर बताना तो पड़ेगा कि क्या क्या संभावनाएं हैं। तो संभावनाएं हैं, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिएगा। और कई बार राहु यहाँ स्थित होकर के, राहु के प्रभाव की वजह से राहु पुत्र और माता जी में अनुमान करने का भी प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि छाया ग्रह है। कई बार आप जो मकर राशि के जातक हैं, कई बार उनके मुख से ऐसी बात निकल जाए जो माता जी के दिल को चोट पहुंचा जाए। कई बार खैर माता तो माता होती है, और माता हमेशा चाहती है कि उनका पुत्र जो है वो सुखी रहे, पर कई बार माता जी गुस्सा में आपको बोल देंगी, आपका व्यवहार चूँकि खराब रहेगा तो वो बात भी आपको चुभ जाए। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे दूरियां बढ़ाने का काम राहु करेंगे, और मैं यही चाहता हूं कि ये दूरी आपको नहीं बढ़ने देनी है। इस संसार में भले किसी से भी दूरी बढ़ जाए, माता से दूरी नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि माँ माँ होती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपको बात यहाँ बताऊँ तो ये जो राहु का गोचर, अच्छा आपके दशम भाव में क्या आ रहे हैं, दशम भाव में आपके केतु आ रहे हैं। तो दशम भाव में जब केतु आ रहे हैं तो वहाँ पर आपके जो कार्मिक क्षेत्र है, आपका कार्मिक क्षेत्र में आपको लगेगा कि अब जो है मेरे लिए हालात जो है बहुत मुश्किल हो रहे हैं, और अब मेरे लिए काम करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। लेकिन आपको काम करना है, और काम आपको ऐसे करना है जैसे कि आप लगातार इतने वर्षों से करते हुए आ रहे थे। अभी किसी भी भूमि, भवन, वाहन और ज़मीन में निवेश के लिए आपको विशेष तौर पर सजग रहना है। हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी को खरीदने जाएं और आप वहां पर धोखा के शिकार भी हो जाएं, तो आपको धोखा का शिकार वहां पर नहीं होना है। यानी आपको पूर्ण रूप से सजगता और सतर्कता बरतनी है। वाहन चलाते समय आपको विशेष तौर पर सावधानी बरतनी है। वाहन चलाते समय आपको बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लापरवाह हो रहे हैं। अगर आप इतनी बातों का ध्यान रखते हैं, और उपाय फिर मैं अंतिम में बताऊंगा कि आप क्या उपाय करके अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं उनको क्या करना चाहिए इस समय। तो देखिए, जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए तो ये गोचर बड़ा अच्छा है। और राहु कहाँ आ रहे हैं, तो राहु आ रहे हैं पराक्रम भाव में, और केतु कहाँ जा रहे हैं, तो केतु जा रहे हैं आपके 9वें भाव में। तो कुंभ राशि के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति। हाँ, एक चीज़ तो है, 7.5 तो कुंभ राशि की भी चल रही है, पर फिर भी पराक्रम में राहु आपसे बड़े बड़े कार्य सिद्ध करवाएंगे, और आप अत्यंत पराक्रमी होंगे इस समय। केतु वहाँ स्थित होंगे, अगर चूंकि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र जो है वह सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी हुई तो वहाँ पर केतु स्थित होकर के आपके भाग्य को बुलंदी पर ले जाने का काम करेंगे। लेकिन चूँकि अभी आपके शनि की 7.5 चल रही है, शनि व्यय करा रहे हैं, और शनि आपके लग्न में आएंगे, तो मानसिक बेचैनी हमेशा बनी रहेगी। आप खुद को किसी भी सुकून की स्थिति में, आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि आप सुकून की स्थिति में हैं। तो वहीं भाग्य के लिए स्थिति अच्छी है। वहाँ पर जो राहु हैं वह करेंगे क्या, तो अब जब आपके पराक्रम में राहु हैं, तो राहु जहाँ स्थित होते हैं वहाँ थोड़ा बहुत परेशानी राहु से संबंधित तो आती है। तो वो भाव जो है वो भाई बहनों का भी भाव है। तो भाई बहनों का भाव है, तो भाई बहनों से संबंध जो है थोड़े से आपके खराब हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बात से भाई बहनों को ठेस ना पहुँचे। घर के नौकरों पर, या घर में जो आपके काम करते हैं, जो आपके घर में आपकी सहायता करते हैं, उनको
आप बहुत ज़्यादा रूड आवाज़ में नहीं बात करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो शनिदेव भी वहीं संचरण कर रहे हैं, अभी 7.5 चल रही है, कर्मों का हिसाब बड़े अच्छे से हो जाएगा। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो राहु की दृष्टि है, राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे जा रही है, तो ये स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए उतनी अनुकूल नहीं, क्योंकि सप्तम भाव में आपकी राशि आती है सिंह राशि, कुंभ राशि के लिए, और वो सूर्य की राशि है, और राहु सूर्य में कोई बड़ी अच्छी खासी दोस्ती है नहीं, शत्रुता पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि आपको अपने कर्मों से, अपने कृत्य से वैवाहिक जीवन में समरसता बनाए रखनी है, निरस्ता नहीं आने देनी है। लग्न में चूंकि शनि 29 अप्रैल से आ रहे हैं आपके, तो लग्न में शनि आएंगे तो आपको और ज़्यादा मैच्योर बनाने की कोशिश करेंगे, आप और गंभीर होंगे, आप रिजर्व रहना पसंद करेंगे, आप बात कम करना चाहेंगे, लोगों से मिलने में भी आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। ये चीज़ें आपके साथ होंगी और वह 7.5 के प्रभाव की वजह से होंगी, लेकिन आपको इन्हीं चीज़ों को मैनेज करना है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी आपके लिए नहीं है, पर शनि की 7.5 की वजह से आपको थोड़ी दिक्कत रहेगी। बात कर लीजिए मीन राशि की। अच्छा, मीन राशि तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मीन राशि के जो जातक होते हैं बड़े भावुक होते हैं और भावना प्रधान व्यक्ति होते हैं, बड़े सहृदय व्यक्ति होते हैं। चंद्रमा मीन राशि में जिनका होता है, हर राशि का एक अपना महत्व है ही। अब इनके लिए राहु कहाँ आ रहे हैं? राहु आ रहे हैं इनके मेष राशि में, यानी वाणी कुटुंब धन के भाव में, और केतु कहाँ जा रहे हैं? केतु जा रहे हैं अष्टम भाव में। यानी अभी तक मीन राशि की जो जातक को आपने देखा है, मीन राशि के जातकों को आप जानते हैं, ऐसा हो सकता है कि अब आप एक अलग मीन राशि के जातकों को देखें। हालांकि द्विस्वभाव राशि तो है, मूडी तो ये होते हैं, पर कटु वचन का प्रयोग कम करते हैं, दूरी बना लेते हैं। पर चूंकि यहाँ वाणी भाव में मंगल की राशि, मंगल एक तेज ऊर्जावान ग्रह, और अग्नि तत्व राशि पर राहु का आना, और राहु क्या करते हैं? राहु जिस राशि में होते हैं, जिस भाव में होते हैं, उसी का अनुरूप फल देते हैं। तो यहाँ आपकी वाणी में कटुता, वाणी में आपके कुछ भी बोल देना बिना सोचे समझे, कई बार कुटुंब में आपके व्यवहार की वजह से परेशानी, कलह का वातावरण, ये सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। तो वहीं अष्टम भाव में जो केतु हैं, अष्टम भाव में केतु स्थित होकर के आपको गुण विद्याओं की तरफ भी ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जब आप गुण विद्याओं की तरफ उन्मुख होंगे तो उसमें ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, शास्त्र, इन विषयों को भी आप बेहतर समझने लगेंगे। यहाँ पर राहु पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ विवाद दे सकते हैं। आपको बिल्कुल सजग रहना है कि आप चाहते क्या हैं, और वाणी का प्रयोग तो आपको बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि जो भी परिस्थितियाँ खराब होंगी वह आपके खुद की वाणी से खराब परिस्थितियाँ शुरू होंगी, आपके कुटुंब से जो परिस्थितियाँ वह खराब होनी शुरू होंगी। तो इसका तो आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है, और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके अलावा यदि मैं देखूं तो राहु की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि ये छठे भाव पर आ रही है, तो आपका कोई रोग वगैरह अगर आपको हुआ है, पहले से कोई चला आ रहा है, शत्रु हैं, तो हो सकता है कि उन शत्रुओं का आप इस समय दमन कर पाएँ। इसके अलावा मीन राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि का अभी तक शनि का जो संचरण है मकर राशि पे इनके लाभ भाव में चल रहा है, पर 29 अप्रैल के बाद से मीन राशि के जातकों के जीवन में थोड़ी सी समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि मीन राशि की भी 7.5 प्रारंभ हो जाएगी, और इधर फिर राहु का यह गोचर, तो थोड़ा सा समय प्रतिकूल होगा, मानसिक तौर पर आप बेचैन रहेंगे। परंतु जो बेहतर बात आपके लिए निकल कर आ रही है, सबसे अच्छी बात, क्योंकि मीन राशि में ही देवगुरु बृहस्पति का जो संचरण है वह भी होने वाला है अप्रैल में, 13 अप्रैल से, तो ये स्थिति आपको सभी समस्याओं से निपटने की प्रॉपर विवेक, बुद्धि और सूझबूझ प्रदान करेगी, और आप सारी समस्याओं से अपने सूझबूझ, अपने विवेक के बल पर आप सारी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं उपाय की, तो देखिए राहु को हम नियंत्रित कैसे करते हैं। राहु को नियंत्रित करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको पूजा किसी करनी है? महावीर जी की, हनुमान जी की, माँ दुर्गा की और शिव जी की। किसी एक को आप अपनी श्रद्धा और भक्ति अनुसार किसी एक की पूजा नियमित रूप से करें। हनुमान चालीसा कर सकते हैं, हनुमान अष्टक कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, और दुर्गा माँ के 108 नाम, 32 नाम का आप जाप कर सकते हैं, सप्तश्लोकी का भी पाठ कर सकते हैं। ये आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए, और ये सबको करना है। अगर सभी लोगों का कर पाएँ तो अत्यंत श्रेष्ठ। ओम नमः शिवाय एक माला कर लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। तो राहु के इस प्रभाव से आप लोग
बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। अगर मैं विशेष तौर पर राशियों की बात करूँ, जो तुला राशि के जातक हैं उनके सप्तम भाव में आ रहे हैं, तो उनके लिए हनुमान अष्टक का पाठ प्रतिदिन अनिवार्य है ताकि ईश्वर उनके संकटों का निवारण करें। अगर बात वृश्चिक राशि की जाए तो वृश्चिक राशि के तो लग्नेशी मंगल हैं, तो वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को थोड़ा सा कठिन तो होगा, पर अगर प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ कर लें तो कहना ही क्या, बहुत श्रेष्ठ और विजयी होंगे। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको और सफलता मिलेगी। बात धनु राशि की जाए तो पंचम भाव के स्वामी हैं आपके मंगल, जहाँ पे राहु स्थित होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना है। स्पेशली जो मैंने उपाय बताए वो जो कॉमन थे वो तो सबको करने ही है, उसके अलावा ये करने हैं आपको। मकर राशि के आपके तो राशि स्वामी शनि है और शनि शिव जी और हनुमान जी की पूजा पर प्रसन्न रहते हैं, तो आप जो है 1.5 वर्षों में कम से कम 3 बार रुद्राभिषेक अवश्य करवा लीजिए। ओम नमः शिवाय के 5 माला और सुंदरकांड का पाठ अगर हो सके तो मंगलवार शनिवार को अवश्य कर लें। कुंभ राशि की बात करूं तो कुंभ राशि के भी राशि स्वामी शनि है और कुंभ राशि के पराक्रम भाव में राहु आ रहे हैं, तो आपके लिए कोई बहुत विशेष चिंता नहीं है। 7.5 के लिए जो आप उपाय कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए और जो मैंने कॉमन उपाय बताए हैं वो आप उपाय कीजिए, आपको इसी से लाभ होगा। हाँ, सप्तश्लोकी का पाठ आप अवश्य कर सकते हैं क्योंकि आपके भाग्य भाव में शुक्र की राशि पर केतु हैं, तो ये आपके भाग्य की वृद्धि में सहायक होगा। बात अगर मीन राशि की जाए तो राशि स्वामी गुरु हैं, तो आप जो कॉमन उपाय मैंने बताया वो कीजिए और साथ ही आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 5 माला जप अवश्य कीजिए, इससे ईश्वर आपका कल्याण करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय जहां हमने समझा कि तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों पर राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है। हालांकि मैंने आपसे कहा ये कि ये गोचर है, इसका बहुत देखिए सबका प्रभाव होता है। आपकी जो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, योगिनी दशा और फिर हम गोचर भी देखते हैं और सब कुछ मिला करके हम एक वैलिड कंक्लूजन पे आते हैं। तो जिसके लिए मैंने थोड़ी निगेटिव बातें बोली हैं उनको बहुत परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली में महादशा और अंतर्दशाओं जो है वो शुभ और अनुकूल हैं तो बहुत आपको हाँ छोटा मोटा हल्का झटका लग सकता है, हल्का इम्पैक्ट होगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। और जिनका महादशा अंतर्दशा में प्रतिकूल है और ये गोचर स्थिति में प्रतिकूल है, उनको बिल्कुल जो मैंने उपाय बताए हैं वह आँख मूंद करके आप ईश्वर की शरण में चले जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आप मेरे संकट हर लें, तो भगवान आपके संकट हरेंगे और आप अपने जीवन में खूब तरक्की करेंगे। तो तमाम वो दर्शक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और वो नवीन दर्शक जो आज जुड़े हैं, मैं सभी के जीवन के स्वस्थ, सुखी, उज्जवल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं कहता हमेशा हूं कि आप व्यस्त रहें और मस्त रहें, क्योंकि आप जितना कार्य में व्यस्त रहेंगे उतना आपके पास सोचने का वक्त कम होगा और जितना आप कम सोचेंगे उतना आप कम परेशान होंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इजाज़त लेता हूँ, फिर हम यूँ ही मिलते रहेंगे नए वीडियो के साथ, ज्योतिष में तमाम चर्चाओं के साथ। धन्यवाद।